अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का डिस्कस करेंगे और वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्टेट का नाम है। इस टॉपिक में हम 4 चीज़ें इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशंस, उसके बाद इसकी टाइप्स, फिर डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम और लास्ट में डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, मीन्स अगर एक बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो, अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इवन अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, चाहे वेलोसिटी लीनियर है या एंगुलर है, तो बॉडी तब भी इक्विलिब्रियम में। अगर एक बॉडी की एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो, चाहे लीनियर चाहे एंगुलर, तब भी इक्विलिब्रियम में। इसी तरह एक बॉडी पे अप्लाइड नेट फोर्स ज़ीरो हो या नेट टॉर्क ज़ीरो हो, बॉडी तब भी इक्विलिब्रियम में होगी। टाइप्स, अगर बॉडी रेस्ट पर हो तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। एक्सेलेरेशन अगर ज़ीरो हो तो यहाँ 2 टाइप्स हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब नामों से पता चलता है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में क्या डिफरेंस होगा। अगर एक बॉडी की लीनियर एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो तो ये ट्रांसलेशनल कहलाएगा, और अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो तो ये रोटेशनल कहलाएगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स ज़ीरो और रोटेशनल में नेट टॉर्क ज़ीरो। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी की एक्सेलेरेशन ज़ीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और यही बेस्ट डेफिनेशन है। स्टेट्स, 3 स्टेट्स हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड वन हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब तीनों में देखते हैं डिफरेंस क्या है। तीनों में डिफरेंस देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से एक फ्लैट सरफेस के ऊपर एक बाउल है, उस बाउल के बॉटम पे एक बॉल पड़ी है, उसकी पोजीशन को हम अगर डिस्टर्ब करें, मीन्स उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्टर्ब करें और कैसे उसको रेस करते हैं, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी वापस अपनी एक्चुअल स्टेट पे आ जाएगी। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और इस केस में याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। अनस्टेबल, बाउल उल्टा कर दिया, बॉल टॉप पर है, अब अगर इस बॉल को डिस्टर्ब करेंगे, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्टर्ब करेंगे तो बॉडी वापस अपनी स्टेट पे नहीं आएगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर बॉडी इस तरह से प्लेस्ड हो कि उसको डिस्टर्ब करने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मीटर और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बैलेंस हो तो वो इसी स्टेट पर होगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है। नेक्स्ट कंडीशंस, 2 कंडीशंस हैं। एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है, और एक सेकंड कंडीशन, इसको इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स भी कहा जाता है। यही 2 कंडीशंस हैं जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। फर्स्ट कंडीशन, समेशन ऑफ फोर्सेस ज़ीरो, अलजेब्रिक सम ऑफ तमाम जो फोर्सेस बॉडी पे लग रही हैं वो ज़ीरो हों, चाहे अलॉन्ग एक्स चाहे अलॉन्ग वाई, मीन्स लीनियर एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये फर्स्ट कंडीशन कहलाएगी। और अगर एक बॉडी पे अप्लाइड नेट टॉर्क ज़ीरो हो, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी ज़ीरो, मीन्स जितनी क्लॉकवाइज टॉर्क उतनी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है ज़ीरो। ये सेकंड कंडीशन है। अब हम फर्स्ट कंडीशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। 2 स्ट्रिंग्स जिनके साथ वेट अटैच है 100 न्यूटन, और वो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री। सबसे पहले हम टेंशन को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो इस टेंशन के 2 कंपोनेंट, एक टी कॉस 45 जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और दूसरा इसका कंपोनेंट वर्टिकल होगा जो टी साइन 45 कहलाएगा। ये सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन के लिए भी, उसको भी रिजॉल्व करेंगे। सेम मेथड, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वो यहाँ टी कॉस 45 कहलाएगा, और जो कंपोनेंट यहाँ पर वर्टिकल है वो होगा टी साइन 45। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि टी कॉस 45 जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये ऑपोजिट हैं, लाइन सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक राइट है एक लेफ्ट, मैग्नीट्यूड इक्वल है इनकी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ जो कंपोनेंट यहाँ पर है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग वाई ज़ीरो। ये फर्स्ट कंडीशन, जितनी फोर्स अपवर्ड उतनी फोर्स डाउनवर्ड। तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी है? टी साइन 45, टी साइन 45, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो टी साइन 45 डिग्री प्लस टी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कौन सी फोर्स आएगी? जो डाउनवर्ड है। तो जितनी फोर्स अपवर्ड उतनी डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड क्या है? वेट 100 न्यूटन।
तो t sin 45 ऐड होंगे तो 2t sin 45 इक्वल टू 100। जो लेफ्ट साइड पे 2 है ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो t sin 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2 ये इक्वल आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2। तो 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो लास्ट स्टेप लेफ्ट साइड पे जो √2 डिवाइड हो रहा है वो राइट साइड पे आकर 50 से मल्टीप्लाई होगा, तो टेंशन का रिजल्ट आ गया 50 टाइम्स √2 न्यूटन। अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स अलोंग द स्प्रिंग। फोर्स F को कैलकुलेट करना है। इस ब्रेक सिस्टम के अंदर जब हम पेडल के ऊपर 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पेडल सिस्टम ओवरऑल इस पिवट पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। अब पिवट पॉइंट के अबाउट जब रोटेट करेगा तो स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होनी है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। इस 500 न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो ओवरऑल इस पेडल को शिफ्ट करेगा डाउनवर्ड, और यहाँ पर जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी अबाउट द पिवट इस 500 न्यूटन फोर्स की वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि पूरा पेडल डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, रोटेशन हुई। अब जो पेडल रोटेट करेगा तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा। अब स्प्रिंग वापस लेकर जाने के लिए एक फोर्स अप्लाई करेगी और ये भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी अबाउट द पिवट, और ये टॉर्क 500 न्यूटन फोर्स की टॉर्क के ऑपोजिट होगी, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओवरऑल इस सिस्टम को अगर देखा जाए तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है, मींस नेट टॉर्क 0, और ये भी कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। इस क्वेश्चन में हमने यही करना है कि हमने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वल करना है। तो लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, राइट साइड पे क्लॉकवाइज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स की वैल्यू 500 है, मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंट आर्म जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। राइट साइड पे क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स F, और यहाँ पर जो मोमेंट आर्म है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F से लेकर पिवट पॉइंट तक है जो 5 सेंटीमीटर है। दोबारा मोमेंट आर्म को देखते हैं। 500 न्यूटन का मोमेंट आर्म 500 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट तक जो है 40, और फोर्स F का मोमेंट आर्म स्प्रिंग के अलॉन्ग जो फोर्स लग रही है उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट पॉइंट तक, और ये कितना है 5। तो मोमेंट आर्म में गलती नहीं करनी, मोमेंट आर्म हमेशा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो 5 कैंसिल हुआ 500 से, तो 100 इंटू 40, तो फोर्स हमारी कैलकुलेट हो गई जो 4000 न्यूटन है। तो अगर मोमेंट आर्म सही कैलकुलेट हो जाए तो टॉर्क के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं।